समाचार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हुए सबसे पहले आज का बड़ा मुद्दा आपके सामने मैं रखती हूं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। अब पुतिन रूस में अपने दफ्तर में बैठे बैठे बटन दबाकर धरती के किसी भी कोने में तबाही मचा सकते हैं और इस बार पुतिन ने एक ऐसा खौफनाक ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि इस साल के अंत तक रूस अपनी सबसे विनाशकारी परमाणु मिसाइल सरमत को जंग के मैदान में तैनात कर देगा। पुतिन का दावा है कि यह मिसाइल आज के ही नहीं बल्कि भविष्य के भी किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख देने का दम रखती है। पुतिन ने अपने इंटरव्यू के दौरान सरमत मिसाइल को लेकर जो जानकारी दी है वो किसी भी देश के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है, खासकर सुपर पावर अमेरिका की। पुतिन के मुताबिक सरमत मिसाइल के वॉरहेड यानी परमाणु बम की मारक क्षमता अमेरिका और पश्चिमी देशों की किसी भी मिसाइल से 4 गुना ज्यादा है। यानी जहां पश्चिमी मिसाइलें सिर्फ एक शहर को निशाना बनाएंगी, वहीं रूस सरमत पूरे के पूरे राज्य को नक्शे से मिटा सकती है। इसकी मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने की ताकत और दमखम रखता है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी देश रूस की सरमत मिसाइल को सैटर्न 2 यानी कि शैतान 2 के नाम से जानती है। इसके पीछे असली वजह सरमत की मारक क्षमता और तबाही है। अब आपको बता दें, पुतिन की माने तो इसमें दुनिया के हर मौजूदा और भविष्य के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने की काबिलियत है। रूस का मानना है कि इसकी रफ्तार और तकनीक इतनी एडवांस है कि अमेरिका का मिसाइल शील्ड भी इसे रोकने में नाकाम रहेगा। इस सब के बीच एक और खुलासे ने अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 23 सितंबर 2024 को उत्तर कोरिया के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर ले जा रहे रूसी उर्सा मेजर मालवाहक जहाज को अमेरिका ने ही समुद्र में डुबोया। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस वक्त कई धमाकों के बाद मेजर जहाज समुद्र में डूबा था, उस वक्त अमेरिका जासूसी पनडुब्बियों को उस जगह के आसपास स्पॉट किया गया था। हालांकि आपको बता दें, इसके डूबने के बाद रूस और उत्तर कोरिया दोनों की चुप्पी सामने आई थी, लेकिन अचानक सामने आई इस रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया। एक और रूस ने सरमत को युद्ध के मैदान पर उतारने का संकेत देकर दहशत फैला ली। दूसरी तरफ उर्सा मेजर जहाज डूबने को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका को रूस के निशाने पर ला दिया है। अब इन दोनों की मोर्चों पर एक बात कॉमन है कि वो अमेरिका हर हाल में रूस के सामने आकर खड़ा हो गया है। इस खुलासे के साथ ही पुतिन ने सरमत का अमेरिका की ओर मोड़कर युद्ध के संकेत भी दे दिए। रूस की ये मिसाइल ने सीधे अमेरिका के सुपर पावर वाली पदवी पर प्रहार किया है। अब आखिर इससे बड़ा डेंट कैसे मिलेगा, इसको जानने के लिए भी आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच RS-28 ये जो मिसाइल का नाम है, जिसे नाटो ने शैतान 2 के नाम से पुकारा है, सैटर्न 2 रूस की एक नई अत्यधिक उन्नत और दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल 200 टन से अधिक वजनी है, तकरीबन 35 मीटर लंबी है और 10 से 15 परमाणु वॉरहेड यानी कि MIRV ले जाने में भी सक्षम है। अब आपको डिटेल्स देते हैं कि रूस की ये मिसाइल है क्या तस्वीर है, क्या खासियत है। जल्दी से आपको बताते हैं कि इस वक्त इसको लेकर कि क्या जानकारियां, क्या डिटेल्स सामने आ रही है। रूस की सरमत मिसाइल मारक क्षमता है 35,000 किलोमीटर तक और इसके साथ साथ आपको बता दें मिसाइल सिस्टम जिसमें पृथ्वी पर कहीं भी हमला करने में यह सक्षम माना जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक। सरमत मिसाइल करीब 26,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है।
लेकिन इसके साथ रूसी इस मिसाइल के पास वो दमखम भी है, वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मिसाइल सिस्टम में इस तरीके से तकनीक को लैस किया गया है जिससे किसी भी देश के लिए बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। इस वक्त जो परेशानियां है वो दोगुनी तिगुनी हो सकती है। ये सोवियत युग की R-36 सैटर्न मिसाइल का स्थान लेगी, ये इसको रेप्लिकेट करेगी और इसकी जगह लेगी। मिसाइल में डिकॉय और पेनिट्रेशन एड्स भी शामिल है। इसके साथ साथ पेनिट्रेशन एड्स दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। 10 टन तक वजन ले जाने में सक्षम माने जाते हैं। 10 टन तक वजन ये अपने आप साथ कैरी कर सकते हैं। तरल ईंधन पर सरमद मिसाइल चलती है और यही वजह है कि सबसे बड़ी खासियत इसकी हो जाती है। अब सरमद मिसाइल का लॉन्च बेस साइलो आधारित बेस होता है और ये बेस भी अपने आप में बहुत अत्याधुनिक है, लेकिन सरमद के वॉरहेड वायुमंडल की हाइपरसोनिक गति से प्रवेश करते हैं। ये उस गति के साथ आगे बढ़ता है जिसे पकड़ पाना, जिसे ट्रेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट। सरमद से रूस की न्यूक्लियर ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। इस्तेमाल जैसे ही वो जंगी बेड़े में करेगा, वो कहीं ना कहीं दुरुस्त करने वाला है आगे की तस्वीर को रूस के। रूस को अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ मजबूत डिफेंस प्रदान भी करेगा। यानी कि सरमद मिसाइल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अब होने वाला है। इसके संकेत देकर बड़ी परेशानी, पसीने छुड़वा दिए अमेरिका के। और क्यों हम कह रहे हैं सरमद इतना घातक है, ये तमाम कारण, ये तमाम जो उसकी अगर कहा जाए तकनीक और ये काबिलियत, ये खासियत सरमद को अलग बनाती है। 23 दिसंबर 2024 की तारीख जब स्पेन के पास रूसी मालवाहक जहाज उर्सा मेजर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जहाज संभवतः उत्तर कोरियाई पनडुब्बियों के लिए 2 न्यूक्लियर रिएक्टर ले जा रहा था, जिसे अमेरिका ने समुद्र में डुबोया। अब इस खुलासे के बाद रूस, अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हलचल बढ़ गई है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर रूस के उर्सा मेजर जहाज को लेकर के क्या बड़े खुलासे हुए हैं और क्या तस्वीर है। जल्दी से आपके सामने वो डिटेल्स रखते हैं कि रूस के इस मेजर डूबने के पीछे क्या बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले जानिए, उर्सा मेजर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर उत्तर कोरिया जा रहा था और इसी बीच ये तस्वीर आती है जहां उर्सा मेजर जहाज पर 2 परमाणु रिएक्टरों के पुर्जे थे। ये कहा जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम उस पर डिप्लॉयड था। अब उर्सा मेजर जहाज के कई धमाकों के बाद समुद्र में डूबने की जानकारी मिलती है। इसके बाद उत्तर कोरिया को मदद भेजने से रूस को रोकना चाहता था अमेरिका और यही वजह थी कि इसे समुद्र में डुबो दिया गया। किम के परमाणु रिएक्टर को ट्रंप ने डुबो दिया था। ये रिपोर्ट्स बड़ा दावा कर रहे हैं और बड़ी हलचल भी इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, इसी पर चर्चा करनी जरूरी है कि आखिर क्या अब दोहरी बड़े प्रश्न, दोहरा जो चिंता का विषय ये अमेरिका के लिए खड़ा हो गया है क्या? दोहरी मार अमेरिका के लिए है क्या? कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है, करोड़ी सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, प्रियंका यादव जी भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट हुई है। प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रश्न यही कि क्या अब पेच फंस गया अमेरिका के लिए? और ये 2 बड़ी चीजें, पहले तो मिसाइल सिस्टम रूस ने जिसको लेकर संकेत दिया है, दूसरा अगर सीधे तौर पर जो ये रिपोर्ट बड़ा दावा कर रही है, इस रिपोर्ट के बाद क्या रिपरकशन अमेरिका को झेलने पड़ेंगे? सबसे पहला सवाल मेरे जो खास मेहमान आज कनेक्ट हुए मेरे साथ सुशील जी। सुशील सर, यही बताइएगा कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसमें रूस का जो सहयोग था, रूस के जो हैंड्स थे वो हमने देखा, लेकिन एक ऐसा जहाज जो कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर के जा रहा था, उसे अमेरिका ने डुबो दिया। ये रिपोर्ट सामने आना, बड़े दावे किए जाना, साथ ही अभी सरमद को लेकर के बात सामने आना, ये दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो अभी आगे दुनिया कहां जा रही है? देखिए रितु सिंह जी, ये जहां तक हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, वो एक परमाणु सक्षम नेशन है, उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है जी, और उसको वो लगातार वो डेवलप कर रहा है और इसमें भी कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि उसको परमाणु शक्ति बनाने के अंदर चाइना और रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये जियो पॉलिटिक्स, और जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं किसी रीजन में, उसके तरफ से इनकी स्ट्रेटेजी है कि वहां पे उनको
इससे लैस किया जाए, वो हो चुके हैं। राइट। अभी देखिए, कोई भी जो परमाणु या मिसाइल का प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर स्टेजेस होती हैं। अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी बढ़ाते जाते हैं, उसमें तीन मुख्य रूप से चीजें निकल के सामने आती हैं। एक तो होती है स्पीड, दूसरा है उसकी मैन्यूरेबिलिटी, और तीसरा है जो मल्टीपल वॉरहेड जो चल पड़े हैं आजकल। अभी मल्टीपल वॉरहेड का मतलब है कि एक मिसाइल के अंदर से आपके 26 या 25 वॉरहेड निकलेंगे और उनको आप अलग अलग ठिकानों पे भेज सकते हैं। और अगर जब स्पीड की बात करें तो जो एंटी डिफेंस सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, उसको भेद पाने में वो सक्षम नहीं रहता। और अभी हम डिकॉय की बात कर रहे हैं, पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आस्ते आस्ते डेवलप हो रही है। और मेरे को ये खुशी है ये शेयर करते हुए कि इंडिया जो है उसमें पीछे नहीं है। हमारे पास जो मिसाइल्स हम डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर भी ये तीनों चीजें हैं, और उनको भी भेद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी तो जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो भी तरक्की करेगा, तो ये होड़ लगी रहेगी। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए रशिया इस समय सबसे बड़ा नेशन है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट हैं जो परमाणु बम को यूएसए में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक डेटरेंस के तौर पे काम करते हैं। अगर रशिया इतनी बड़ी शक्ति होती कि जिससे यूएसए कांपना शुरू हो जाए, तो यूक्रेन में 4 साल से जो लड़ाई लग रही है अभी तक उसको जीत जाते वो। हाँ। वो कहाँ कहाँ पहुंचे हैं उसके अंदर। राइट। और जहां तक यूएसए या जो भी डेवलपिंग नेशन है जो अपने डिफेंसेस को तरजीह देता है, अभी वो गोल्डन डोम बनाने की चक्कर कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक इनके जहाजों की आप बात कर रही हैं, देखिए ये प्रोसेस चलता रहेगा, उसमें कल पुर्जे थे और पार्ट्स थे। लेकिन जो बेसिक अगर हम बात करें कैपेबिलिटी की, नॉर्थ कोरिया के पास वो है। और आने वाले समय में आप देखिए अपनी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को इन दोनों कंट्री से अपनी टेक्नोलॉजी लेगा और उसको और आगे बढ़ाएगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, नथिंग मच टू रीड अबाउट इट, एवरी नेशन इज डूइंग इट। लेकिन साय सर, मोस्ट पावरफुल मिसाइल इन द वर्ल्ड इसी से एड्रेस किया है पुतिन ने। अब पुतिन का ये कॉल और सीधे अमेरिका की धड़कनें बढ़ जाना, क्योंकि अभी तो वैसे ही क्राइसिस की सिचुएशन में अमेरिका है, खाड़ी में फंसा हुआ है। अभी हम साउथ चाइना सी की बात करें, वहां पर कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव अमेरिका के फेवर में हो नहीं पा रहा है। अभी इसके बाद किस तरीके की तस्वीर रहेगी, या मैं सीधे सीधे से ऐसे सवाल रख लूं कि RS-28 सरमत कितनी बड़ी मुसीबत इस वक्त अमेरिका के लिए? रितु, ये एडवांस्ड सिस्टम है। इस तरह के सिमिलर सिस्टम्स पब्लिक डोमेन में है कि रशिया के पास पहले भी थे। उसकी रेंज बढ़ा दी गई है, राइट, और थोड़ा उसका पेलोड बढ़ा दिया गया। अदरवाइज रशिया के पास काफी ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले से हैं, और इन पे जो लास्ट टाइम कैपिंग हुई थी कि कितने नंबर्स रख सकते हैं मिसाइल्स, कितने वॉरहेड्स, वो आपको पता है कि इस साल के शुरू में न्यू स्टार्ट जो इनकी ट्रीटी थी यूएसए के साथ, यस, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, और उसके बाद ये ईरान वॉर शुरू हो गया था। तो जब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी कोलैप्स करी थी, उस वक्त ये अंदेशा था कि नया एक रेस शुरू होगा इस तरह की मिसाइल्स का। और एक्चुअली अब ये समझ में आ रहा है, अगर आप पीछे मुड़कर देखें, कि न्यू स्टार्ट पे दोनों साइड्स ने आगे एक्सटेंड इसलिए नहीं किया कि शायद ये मिसाइल पहले से बन रही थी, जो कि वायलेशन था न्यू स्टार्ट के कुछ क्लॉजेस का, जहां पे ये था कि कुछ भी ऐसी चीज होगी तो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, दूसरी टीम को बताएंगे कि हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग आर्सेनल्स थे, जो एग्जिस्टिंग लॉन्च सिस्टम्स थे, इंक्लूडिंग सबमरीन लॉन्च्ड एंड रॉकेट लॉन्च वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उस पे धीरे धीरे करके कमी करने की बात थी। तो वो सब पीछे छूटता दिख रहा है। एक बहुत मेजर एंगल भी तो इसमें यह है कि एक फियर मॉन्गरिंग, वॉर फियर मॉन्गरिंग करता है एक पूरी कम्युनिटी, पूरे दुनिया में जो मेजर नेशंस हैं, हाँ, उनके जो वेपन्स एंड वॉर हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे फार्मा का है, उनकी एक पूरी टीम है जो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स को, लोगों को, मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं। एक इस किस्म का फियर ऑफ अननोन क्रिएट करते हैं कि हर देश अपनी गरीबी को भूलकर, अपनी भूखमरी को भूलकर, और वेपनाइज्ड होता जा रहा है। और ये दिस वेपन, जिसकी आप सैटर्न बोल रहा है इसको नाटो, सैटर्न मतलब शैतान से, वैसे Yes. इसका नाम जो भी है, लेकिन इसका Satan, रेंज Satan 2. 35,000 किलोमीटर। रशिया का कौन सा एनिमी है जो इतनी दूर है?
पूरी दुनिया का सरकमफ्रेंस 40,000, मतलब अगर 20,000 का एक मिसाइल बना लेंगे तो आप ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चारों दिशाओं में 20,000 की मिसाइल से आप कोई भी स्ट्रेटेजिक अटैक कर सकते हैं। चलिए उसमें 4-5 हजार किलोमीटर और जोड़ देते हैं, क्योंकि ये पहले वर्टिकल जाता है स्पेस में, फिर हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, तो कुछ 35,000 किलोमीटर की मिसाइल बनाकर क्या टारगेट है आप? फारदेस्ट एनिमी आपका अगर यूएस को मान ले, नहीं नॉर्थ पर एंड साउथ प्रश्न इस मिलाकर, पर कि नेटो और अमेरिकी अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम देखें तो क्या ये उसे काउंटर करने के लिए केपेबल इनफ है? ये सिर्फ एक वन अपमैनशिप, एक पोस्चरिंग, एक डोमिनेंस क्रिएट करने का तरीका है। इस पे काफी दिनों से काम हो रहा था, और इससे जो एक ऑलरेडी ऑनगोइंग एक जो रेस लगी हुई है वेपन की, उससे और ट्रिगर होगी, नथिंग मोर। जो भी टारगेट्स ग्लोब के ऊपर हैं रशिया के, ऋतु 10 सेकंड्स, वो ऑलरेडी उनकी आईसीबीएम में कवर हो रहे थे। तो ये एक लार्जर रेंज की मिसाइल बना के कुछ ज्यादा नहीं अचीव कर लिया। हाँ, इसका वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी 10 टन्स का कर दिया है, मतलब 1/3 ऑफ अ B2 बॉम्बर का जो सबसे बड़ा बॉम्ब होता है, उसके 1/3 ये सिर्फ एक मिसाइल लेकर जा सकती है एट अ हाइपरसोनिक स्पीड, और इसको रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये डिफेंसिव वेपन नहीं है। अगर डिफेंस की क्लासिकल जो एक्सप्लेनेशन है डिफेंस क्या होता है, आजकल उसको चेंज कर दिया गया है, उसके साथ भी मैनिपुलेशन है कि नहीं, अगर हम किसी को जानते हैं कि वो हमसे बड़ा बम बना रहा है या हम पे अटैक करने वाला है, तो हम प्रीएम्प्टिव अटैक करेंगे और इसको हम डिफेंस बोलेंगे, ऑफेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफेंस में ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल विद 35,000 किलोमीटर्स इज नॉट अ डिफेंसिव वेपन, इट्स अ ऑफेंसिव, आउट एंड आउट ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक वेपन, जो टैक्टिकल वॉर के समय नहीं है, किसी एक देश के एक पूरे एरिया को नेस्तनाबूद करने के लिए बनाया गया है। इसकी मंशा के ऊपर डिस्कशंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में जब आप मुझे चांस देंगे तो हम बात करेंगे। जी रितु। जी करोड़ी सर से मैं एक जानना चाह रही थी सवाल। सर ये बताइएगा कि अब क्या रूसी नीति डेटरेंस से ज्यादा बढ़कर कोएर्शन की तरफ नहीं बढ़ रही है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो मत तो मेरा ये होगा कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में दो चीजें बड़ी विस्तार से बताई कि सरमत के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या हैं और उर्सा मेजर को किस तरह से डुबोया गया है। हाँ। लेकिन हम मेजर पावर्स के यूएस, चाइना, रशिया, इनके रिलेशंस को देखें तो इसमें दो तीन चीजें हमें सामने आते हैं। एक तो यह कि बैक चैनल डिप्लोमेसी इनका आपस में चलती रहती है। राइट। दूसरा यह है कि इन सभी देशों की इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है एक दूसरे के मामलों में, इंटरफेरेंस नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। और तीसरा यह है कि इनका जो रणनीति है वो यह है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवर्जन कंटेनमेंट की स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट नहीं आना चाहते। कन्फ्रंटेशन में देखिए, यूक्रेन में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए हैं, ईरान में भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए हैं, तो उसको तो अवॉइड करते हैं, लेकिन कंटेन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के। ये रिलेशनशिप होता है। तो जो रशिया ने अभी किया सरमत मिसाइल का परीक्षण, वो नेटो को बड़ा खतरा है, क्योंकि नेटो के देश हैं, विशेष रूप से यूके जैसा देश है, उनको एक रशियोफोबिया है, पहले से है, आज से नहीं है। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वार के टाइम में यूएसएसआर उस समय था, यूएसएसआर, चाइना, यूएसए और ये वेस्टर्न यूरोप के देश सब एक साथ थे फासिज्म के अगेंस्ट में, नाजिज्म के अगेंस्ट में। लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन ने एक प्रपोज किया कि ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू कर दिया यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए, कि ये अलग विचारधारा की तरफ जा रहा है। तो इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक दूसरे को कंटेन करने की रणनीति है, ये तो पहले से रही है। लेकिन अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है, जैसा कि अभी एक हमारे साथी ने भी कहा कि जो स्टार्ट ट्रीटी थी उसको 2-3 महीने पहले वो खत्म हो गई है। रशिया ने प्रपोज किया था कि इसको 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ा लेते हैं, जिससे जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन का मामला है वो सवाल इससे भी 2 कदम आगे जाता है करोड़ी सर, सवाल इससे भी 2 कदम आगे जाता है, क्योंकि इसे सीधे सीधे नाम सेटन दिया गया है, सेटन 2, शैतान 2। अब मेरे साथ और एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, एक जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। प्रियंका जी, एक क्वेश्चन आपसे ये कि अब तो रूस को सरमत के नाम का सेटन भी मिल चुका है, और अगर मैं इसे उस तरीके से कोट करूं कि हाउ केपेबल इज सरमत टू कॉन्कर दिस
होल सिनारियो, ये पूरा जो अमेरिका अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है। और अभी वेनेजुएला हमने देखा, ईरान हमने देखा, साउथ चाइना सी में क्या हस्तक्षेप है वो देखा, नेविगेशन प्रोसेस को कैसे बाधित करना है वो तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन रूस की ये तिगड़ी नेटो के लिए, अमेरिका के लिए कैसे पसीने छुड़ा रही है? अनम्यूट कीजिएगा प्रियंका जी। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिएगा। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा से रुक करेंगे। बहरहाल हमारे साथ तो सुशील सर है। सुशील सर, जैसा प्रश्न मैंने अभी प्रियंका जी से पूछा कि कितनी कैपेबिलिटी है, लेकिन कैपेबिलिटी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी खुद रूस जंग में उलझा है यूक्रेन के साथ, अभी अमेरिका जंग में उलझा है ईरान के साथ, और भी कई देशों पर नजर है। इस बीच में क्या ये इन तमाम युद्धों को, इन तमाम झड़पों को, इन तमाम तनावपूर्ण स्थितियों को भी प्रभावित करेंगे? जहां तक हम यूरोपियन नेशन की बात करते हैं तो वो डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर फॉर देयर प्रोटेक्शन, बिकॉज रशिया इज कंपैरेटिवली मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दीज यूरोपियन नेशंस आर कंसर्न। और यूएसए ने अपनी फौजें भी वहां पे तैनात कर रखी हैं जस्ट टू एश्योर देम। और इसी बात से वो नाराज है कि जब नेटो कंट्रीज उसके साथ नहीं खड़ी हो रही हैं, इसके अंदर जो ईरान वेस्ट एशिया वॉर हो रहा है, तो उनको वो धमकियां भी दे रहा है कि आई विल विथड्रॉ माय प्रोटेक्शन। जहां तक देखिए, कोई भी जो नया थ्रेट जब मैनिफेस्ट होता है तो उसके अंदर क्यास तो है, बिकॉज इस समय दुनिया की जो सबसे, जो अगर हम बात करें एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और अभी हम गोल्डन डोम की या आयरन डोम की बात करें, जो सक्षम नेशन जो है उसको उसके अंदर अपनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई तो उनको तोड़ तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड को आपको काउंटर करना पड़ेगा, मल्टी वॉरहेड को काउंटर करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, उसके अंदर जो डिकॉय लगाए जाते हैं मिसाइल्स के अंदर, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनका तोड़ निकलेगा। बट यूरोपियन रीजन, आई वुड से एट द सेम टाइम दे हैव टू बी मच मोर वरीड नाउ, और मोर सो जब उनका इस समय अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, तो रशिया अगर ये उनकी कमजोरी पकड़ लेता है तो उनको थ्रेटन करेगा। आपने पास में भी देखा होगा जब बात चल रही थी कि नेटो कंट्रीज के अपने जो बूट्स है वहां पे यूक्रेन में उतारेंगे, तो रशिया हैड क्लियरली टोल्ड देम दैट आई विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग माय न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यू। तो उनके अंदर वो सिक्योरिटी वाली जो फीलिंग है वो मैनिफेस्ट होगी, और जैसे जैसे इनकी क्षमता बढ़ेगी, परमाणु बम से तो उनको भी, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई थिंक मोस्ट वेपन्स आर विद देम, लेकिन वो जो डिलीवरी सिस्टम है उसके ऊपर वो करेंगे। और इसी तरीके से देखिए ये कंट्रीज क्या करती हैं, ये अपने वेपन भी बेचना चाहते हैं, बिकॉज वेपन लॉबी इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, बी इट यूएसए और बी इट रशिया। तो इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, एंड दे कैन सेल देयर स्टफ। तो उसी बहाने ये फॉरेन पैसा जो है वो कमाएंगे और अपनी डेवलपमेंट कामों के अंदर यूज करेंगे। रितु जी जी, साथ ही साय सर मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि सिस्टम भी इजराइल के पास आयरन डोम है, बहुत अत्याधुनिक सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए जो सिस्टम होते हैं, रेडार सिस्टम्स होते हैं, उन्हें भेद पाने में ये सक्षम है, कैसी तरीके की तस्वीर दिखाएगा, और क्या ये आयरन डोम के लिए भी बड़ी मुसीबत होगा? देखिए, किताबों में पढ़ के जो दिख रहा है ये अनस्टॉपेबल है, हाइपरसोनिक है, ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, सर्कम नेविगेट कर सकता है, और प्रेजेंटली जितने भी डिफेंस सिस्टम्स जानकारी में हैं हमारे, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, उनको ये आराम से भेज सकता है। और मल्टीपल रिलीजेस हैं कि एक साथ एक रूट पे कई टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वर्चुअली अनस्टॉपेबल एज वी टॉक। और मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ ऋतु कि इस क्लैगमायर में फंसने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली एक वॉर रेस को, डिफेंस प्रोडक्शन को जनरेट करके बिजनेस करना, उससे पैसे कमाना। क्योंकि अब ये मिसाइल निकली, आई एम अवेयर ऑफ सिस्टम्स जहां पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, देन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, देन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। ये एक रेस का पागलपन है जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू स्टेट्स, स्टेट लीडर्स एंड वॉर लॉबी, आर्म्स लॉबी। ये एक बहुत ही छद्म वेश का एक चालाकी भरा कदम होता है जब आपको डराया जाता है और अब बोला जाता है कि अब इससे बचने के लिए हम आपको एक नया
एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन करके देंगे, फिर उस पे अटैक करने के लिए एक नया काउंटर मिसाइल डेवलप। इट इज अ रेस विच इज ट्रिगर्ड फॉर सम पर्पस इज बेनिफिट, पैसा कमाना। आर्म्स लॉबी को अरबों खरबों डॉलर के इस तरह के र्यूमर मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग करके उनको काफी नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं छोटे मोटे देशों से, बड़े देशों से भी, क्योंकि एक फियर साइकोसिस पे काम करते हैं। वो डर फैला देते हैं कि अब रशिया के पास एक ऐसी मिसाइल आ गई, इसका कोई एयर डिफेंस। कई बार ऋतु ये प्रूवन है कि दो एनिमी देशों की आर्म्स लॉबी आपस में बात करके एक दूसरे के प्रोडक्ट्स का काउंटर मेजर डेवलप करते हैं, हार्डवेयर डेवलप करते हैं। बैक चैनल पे उनकी बातें होती हैं कि हम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आप इसका काउंटर, या वाइस वर्सा। दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम। लेकिन अगर आप सिर्फ इस डिस्कशन को इस पर्टिकुलर मिसाइल पे कंटेन करना चाहती हैं, तो एज ऑफ नाउ इट इज लुकिंग अनस्टॉपेबल। लेकिन कितने प्रोडक्शंस करेंगे, इनके ट्रायल्स कहां करेंगे, 36,000 किलोमीटर, उनको क्या टारगेट मिलने वाला है, उसका नहीं, कितना पोटेंसी का वेपन कितनी जगह। सरमत से ऊपर भी सा है सर। मैं इस चर्चा को सिर्फ और सिर्फ इस मिसाइल सिस्टम पर नहीं करना चाहती। चर्चा का विषय वो भी है जो जहाज को डुबोने के पीछे अमेरिका का हाथ सामने आया, उस रिपोर्ट को कितनी सीरियसली लिया जाए, और अगर लिया जाए तो अमेरिका के लिए कितना क्रूशियल पॉइंट रहेगा, ये भी मेरा विषय है आज का। ओपिनियन इस पे बहुत क्लियर है कि इन दोनों चीजों में कोई लिंक नहीं है। आज से 2 दशक कुछ पहले एक बार अमेरिकन एयरलाइनर को रशिया ने मारा था। इट वाज अ कोरियन एयरलाइनर जिसपे CIA के एजेंट्स बोल के और 35,000 फीट पे रशियन मिसाइल्स ने मारा था। वन ऑफ द बिगेस्ट किलिंग्स, 200 कुछ लोग मरे थे। उसके बाद भी ये चीजें कयास लगाए जाते थे कि इसका रिटेलिएटरी, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्चुअली मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं थे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के परमाणु के कल पुर्जे थे, नॉट द कंप्लीट रिएक्टर। रिएक्टर के बहुत से काम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पीसफुल, वो किसी सबमरीन का रिएक्टर, किसी वॉरशिप का रिएक्टर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उससे परमाणु बम ही बने। न्यूक्लियर रिएक्टर के मल्टीपल पर्पस होते हैं। लेकिन ये वाला जो डुबाया गया था, उसके एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया था कि परमाणु बम बनाने के कल पुर्जे लेकर जा रहा था, और ये बहुत पुरानी बात हो गई है। हालांकि ये जो मिसाइल अभी इन्होंने ओपन करी है, 2 दिन पहले तो विक्ट्री डे मना रहे थे, और अब ये देखिए पता नहीं किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसका उस सिंकिंग ऑफ दैट फ्रिगेट से मैं कोई लिंक नहीं देखता हूं कि ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कम से कम 5-6 साल पहले से चल रहा था। दैट मींस इसका डेवलपमेंट न्यू स्टार्ट ट्रीटी के वक्त भी चल रहा था, और रशिया ने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। जी ऋतु। जी बिल्कुल, और प्रियंका जी भी प्रतिक्रिया देना चाह रही थी। बहरहाल उनके नेटवर्क में कुछ इशू है, लेकिन करोड़ी सर, ये पूरी जो तस्वीर है, चाहे रेंज बढ़ाने को लेकर हो, पेनिट्रेशन एड्स इस सिस्टम में ऐड करने को लेकर हो, या इसकी क्षमताओं को लेकर जो भी बखान दिया जा रहा हो किताबी भाषा में, उन तमाम चीज़ों को तो एक तरफ हम देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी स्थिति इतनी नाजुक है कि इतनी क्रूशल है, दुनिया भर में अभी त्राही मची हुई है। दुनिया में नहीं पता कि आने वाले समय में क्या तस्वीर हम देख सकते हैं, कैसे लोगों की जेब पर पड़ सकती है। अब उस तस्वीर के तरह अभी इसका टेस्ट करना, ये क्या दिखा रहा है सर? देखिए ऋतु, आपकी आशंकाएं वैलिड हैं, लेकिन हम पूरी आर्म्स रेस को समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है। डायलेक्टिकल प्रोसेस किस रूप में है कि कोई ऑफेंसिव वेपन इन्वेंट किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए एक डिफेंसिव सिस्टम भी डिवाइस किया जाता है। तो ये निरंतर रूप से चलता रहता है कि एक ऑफेंसिव वेपन आया, उसको काउंटर करेंगे, नया सिस्टम डिवाइस होंगे। तो इससे एक तरह की आर्म्स रेस बहुत तेज हो जाती है। और भारत ने प्रारंभ में कंप्लीट डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि दुनिया में डिसआर्मामेंट होना चाहिए, आर्मामेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट में पैसा खर्च होना चाहिए, जिसको हम भारत की आइडियलिस्टिक पॉलिसी कह सकते हैं। अल्टीमेटली उसका जो कंक्लूजन रहा, वो जिस एंड पे पहुंचा, वो ये है कि नॉन प्रोलिफेरेशन को लेके कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। कंप्लीट डिसआर्मामेंट नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है जिस तरह का नेशन स्टेट सिस्टम है। तो ये हो गया कि नॉन प्रोलिफेरेशन किया को प्राथमिकता दी जाए, और उसके लिए प्रयास भी हुए, जो विशेष रूप से न्यूक्लियर मामले में काफी प्रयास रहे, कुछ सीमा तक सफल भी रहे हैं। लेकिन ये मिसाइल का सबसे पहला क्राइसिस वर्ल्ड वार के बाद में आया, वो क्यूबान मिसाइल क्राइसिस था।
क्योंकि क्यूबा था, वहां एक कम्युनिस्ट रिजीम को स्टेब्लिश किया, एक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, और उस समय अमेरिका ने वहां मिसाइल दागने का प्रयास किया, इधर से यूएसएसआर ने वहां मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया। तो वो सबसे पहला मिसाइल का क्राइसिस था दो सुपर पावर्स में डायरेक्ट। और उस समय के जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय पूरी दुनिया में ऐसा एक बहुत चिंता का विषय हो गया था। पेंटागन रात भर काम कर रहा था, क्रेमलिन रात भर काम कर रहा था कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वहां ये आशंका हो गई होगी कि न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकता है। अल्टीमेटली कनेडी ने वाइजली उसको उससे पीछे हटके क्यूबा को अलग से कम्युनिस्ट रिजीम के रूप में प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति आती है मिसाइल क्राइसिस में, तो वो पहला क्राइसिस था, वो एक वाइज तरीके से निपटा लिया गया। अब देखिए लेकिन अभी अगर कहा जाए इसकी क्वालिटीज और इसकी कैपेबिलिटीज को लेकर चर्चा हो रही है, तो इसी को लेकर के मैं पूछना चाहूंगी सुशील सर, इस पूरे रिपोर्ट की तरफ अगर जाएं, हमने कैपेबिलिटीज को लेकर, काउंटर अटैक को लेकर किस तरीके से हमारा क्षमता है उस पर तो चर्चा कर ली, लेकिन उस रिपोर्ट के जो दावे हैं उसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना आपको नजर आ रहा है? देखिए, आजकल अगर हम देखें तो आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर का चलन है, जो हर कंट्री इसको अपनी क्षमता के हिसाब से यूज करती है। चाइना इज कंसिडर्ड टू बी मास्टर इन हाइब्रिड वॉरफेयर। पहले देखिए, बाइपोलर वर्ल्ड था, दो कंट्रीज थी, यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ती रहती थी। उसके बाद यूएसएसआर खत्म हो गया। अभी हम बात करते हैं यूनिपोलर या बाइपोलर और मल्टीपोलर। दीज आर द टर्म्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड। यस, मेरे हिसाब से रशिया बहुत पीछे चला गया। देखिए, किसी भी देश को वो चाहता है कि वो अपनी जो जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस है उसको लगातार बढ़ाए। यूएसए के पास इस समय 800 से लेके 1000 बेसेस हैं, 800 to 1000 बेसेस अक्रॉस द ग्लोब। अभी आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इतनी बेसिस मेंटेन करनी है, सम टेम्परेरी एंड सम परमानेंट, तो आपको पैसा चाहिए उसके लिए। दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनी रीजन। तो मेरे हिसाब से चाइना जो है, दैट इज द ओनली कंट्री विच इज समवेयर क्लोजर टू यूएसए एट द मोमेंट। ऑन द अदर साइड रशिया इज ऑन डिक्लाइन। और कोई भी देश अपने, देखिए, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर 3 इंटरेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। वो है आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट एंड जियोपॉलिटिक इन्फ्लुएंस करने की पावर, जो इस समय यूएसए के पास है। चाइना जो है वो, उनको मेरे ख्याल में अनदर 10 to 12 इयर्स लगेंगे जब वो अमेरिका के पास कहीं फटकते हुए नजर आएंगे। इस समय उनको भी पता है, दैट इज द रीजन। अगर हम ये देखें, जो वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल और यूएसए का वॉर चल रहा है, ना कोई वायलेंट रिएक्शन चाइना की तरफ से आ रहा है ना रशिया की तरफ से आ रहा है। हाँ। वो डिप्लोमेटिकली काम कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को वाई ये डिप्लोमेटिक चैनल पर क्यों? ये एक मूव है क्या या एक स्ट्रेटजी है डिप्लोमेटिकली वर्क करने की? इस समय अगर हम बात करें यूएसए की पावर की, मैं आपको 2-3 चीजों में बताता हूँ। आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, व्हेन दे मूव, दैट इज ए डिजास्टर। उनकी पावर इतनी ज्यादा है और कहीं भी वो आपको पहुंच के आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूएसए के पास 12 या 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर को इस समय 3 उनके एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं वो ईरान के आसपास मंडरा रहे हैं। अच्छा, उनके अंदर क्या है? उनके पास, आपके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, F-35 एयरक्राफ्ट भी है, आपके पास हेप्टर्स भी है, आपके पास मिसाइल्स भी हैं। तो सारा एक मूविंग शहर जैसा प्लेटफॉर्म चल रहा है, वॉर वेजिंग प्लेटफॉर्म। और चाइना के पास कितने हैं? शायद 2 या 3, और वही हालत रशिया की है। और जो नेवी को रूल करता है, ये पुरानी कहावत है कि जिसने नेवी को रूल किया, बीट पुर्तगाल और बीट ब्रिटेन, दे रूल द वर्ल्ड। तो ये चीजें जो हैं ये देखी जा रही हैं आस्ते आस्ते। और आई विल जस्ट ऐड वन पॉइंट, अभी ट्रम्प की विजिट है वहां पे, होपफुली दिस इशू विल गेट रिजॉल्व्ड। Otherwise, the world is having for a big economical collapse and a recession, which may be, affecting the entire world. अभी बीजिंग जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, होपफुली वहां पर जो टर्म्स रखे जाए, जो मुद्दे रखे जाएं, चर्चा का जो विषय बने, वो दुनिया की बेहतरी के लिए हो, ना कि इकोनॉमिक तौर पर एक बैकड्रॉप के तौर पर आए। आशीष साय सर, सवाल आपसे मेरा बहुत, आप कह सकते हैं इमेच्योर भी,
लेकिन मैं इसे जानने में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि अभी दुनिया में, जैसा कि अभी सर ने कहा कि बाइपोलर पहले था सिस्टम, अब मल्टीपोलर सिस्टम्स बन रहे हैं, वॉरशिप्स बन रहे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर इन एक्शन आ चुका है। पहले सिर्फ यूएसए यूएसएसआर लड़ रहे थे, अब तो अलग अलग धड़ों में लड़ाई शुरू हो चुकी है, यूएसएसआर भी बिखर चुका है। अब ये तस्वीर ऐसी बन रही है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि सरमत का टेस्टिंग होती है, सरमत सामने आता है, पुतिन दिखाते हैं कि द मोस्ट पावरफुल मिसाइल ऑन अर्थ राइट नाउ, लेकिन दुनिया की नजरें सीधे फिर अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन करती है। ऐसा क्यों कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को इससे खतरा है? मैं अपनी आज की लीक से हटूंगा नहीं रितु। एज वी टॉक, यूएस कांग्रेस में 1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट प्रपोज किया है ट्रंप की टीम ने। 1.5 ट्रिलियन, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 26 में इट वाज 900 बिलियंस। 50% स्टैगरिंग इंक्रीज वो डिमांड कर रहे हैं अपने डिफेंस के लिए। और अगर आप डिटेल्स में जाएंगी तो अमेरिका की जो 5-6 सबसे बड़ी ग्लोबल लीडिंग कंपनीज हैं जो वेपन्स बनाती हैं, डिफरेंट टाइप्स, सॉफ्ट से लेके हार्ड तक, वो सारे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को पैसे देते हैं। इट इज ऑल अबाउट मनी। अगर मैं 10 सेकंड ले पाऊं तो कॉन्डोलेंसेस, और आज की यंग जनरेशन को जिम और प्रोटीन का बैलेंस बहुत जरूरी है जी। बाकी डिटेल्स आपके पास बाद में आती रहेंगी, इस जो आपने वीडियो दिखाया, और स्ट्रेस ऊपर से। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आर्म्स लॉबी। तो ये 1.5 ट्रिलियन का जो बजट रिक्वेस्ट किया है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने, वॉर डिपार्टमेंट, उस पे 2-3 दिन से कांग्रेस में बहुत अच्छी बहस हो रही है, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आंसर्स। आई एम मॉनिटरिंग दैट। अंत में देखना रितु, दे विल क्लियर द बजट। ओके। क्योंकि आर्म्स लॉबी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों को पैसे देते हैं। उनकी जो कमिटी है जो हेड करती है उसमें डिफेंस डेमोक्रेट्स भी उतने ही हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि अगर आपको ये था कि अमेरिका बहुत ज्यादा आर्म्स रेस में या ईरान वॉर में बहुत खर्चे हो गए, तो आपने ये 1.5 ट्रिलियन, जो कि इवेंचुअली वहां के लोगों के ऊपर टैक्स और इन्फ्लेशन के फॉर्म में भारी पड़ेगा, तो आपने क्लियर क्यों किया? सिर्फ एक कारण है कि ये डिफेंस, ये जो लॉबीज हैं, आर्म्स लॉबी, ये डायरेक्ट पैसे देती हैं स्टेट लीडर्स को, मिनिस्टर्स को, और काउंटर वालों को भी, जो अपोजिशन है उनको भी। और ये इस तरह की आर्म्स रेस से कुछ 5% या 2% ग्लोबल लीडर्स एंड ग्लोबल पार्टीज पैसे कमाती हैं, और बाकी की पूरी दुनिया एक ऐसे अंधी रेस में जिसका कोई अंत नहीं है। और अब एक नया फिलॉसफी ट्रंप साहब ने भी दे दिया, पहले से भी गीता के वक्त से ये चला रहा है कि जो पावरफुल है वही पीस ला सकते। तो उन्होंने एक नया जस्टिफिकेशन दे दिया कि हम इतना ज्यादा 1.5 ट्रिलियन, एक तरफ नोबेल पीस प्राइज चाहिए ट्रंप को, और दूसरी तरफ $900 बिलियन से बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट प्रोजेक्ट कर दिया। एंड बाय द वे, ये $200 बिलियन जो पेंटागन ने मांगे हैं ईरान वॉर के लिए, उससे ऊपर है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत जरूरी है रितु, दुनिया को, देश को, हर वोटर को ये समझना कि इस तरह की रेस को, चेस्ट थंपिंग को लेंस के थ्रू देखें, और देखें कि क्या आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है, क्या सरकारें एक अंधी रेस में तो नहीं गुजर रही हैं, और उसकी वजह से कुछ लीडर्स और कुछ पार्टीज, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गेन करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और आर्म्स रेस अभी भी, बट इज दिस द कॉज ऑफ कंसर्न राइट नाउ? इज दिस द टर्म दैट कुड बी द मेन मोटिव? Absolutely, and the only motive. It is only about money. कोई ऐसा थ्रेट रशिया को अभी ना नॉर्थ कोरिया से ना अमेरिका से। न्यू स्टार्ट हैज कोलैप्स। अमेरिका भी अभी बहुत 3 जगहों पे बहुत बिजी है, उनके यहाँ अपने इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, प्राइसेस इतनी हाई, बट 1.5 वो कर देंगे, फिर ये नया एक बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, फिर कोई नए वॉरहेड्स, हायर पोटेंसी वेपन्स, और इसका कोई यूज नहीं होने वाला, बिकॉज समबडी वेरी सेन गाय वाज टेलिंग मी कि दुनिया पे ही तो फोड़ोगे, इकोसिस्टम ही तो खराब होगा। इट इज ऑल लाइक ब्लॉकचेन, सब कनेक्टेड है। रशिया में बम फटेगा तो ईरान को भी असर पड़ेगा। जापान की तरह छोटे पोटेंसी वाले फैटमैन एंड लिटिल बॉय वाले बॉम्ब्स नहीं है आजकल। जो बॉम्ब ये मिसाइल सैटर्न 2 कैरी करेगी, सारमान या जो भी नाम है, वो वहां की रशिया की कोई आदिवासी प्रजाति है जिसके नाम पे इस मिसाइल का नाम रखा है उन्होंने, जिसको नाटो ने कुछ उल्टा ही नाम दे दिया। ये सारी चीजें एक दूसरे को, मतलब इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेजर। जितना आप इस तरह के एक्सप्लोसिव, तेहरान में पिछले 24 घंटों में 2 बार कुछ नहीं, बट इसके काउंटर में दिक्कत यहाँ पे पेच फंसता है। सर आप कह रहे हैं
टोटली आई एग्री टू दिस कि ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ही दुनिया को लेके जा रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि अमेरिका भी तो वही कर रहा है, दूसरी कंट्रीज, दूसरी महाशक्तियां भी तो वही कर रही है, तो फिर रूस को इस बाबत रोकना, दिस इज ऑल्सो अंडर क्वेश्चन ना। सुशील जी, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस है, IAEA है, UN है, न जाने कितने कागजी तौर पर आधारित, कागजी जो ऑफिशियली अगर कहा जाए औपचारिक तौर पर भी इसको लेकर के कि ये किस तरीके से कौन कौन से नियमों के पालन के तहत होना चाहिए, और जैसा कि भी सर भी बोल रहे थे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये इंसानियत के लिए तो बड़ा खतरा है, इसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन आवश्यकता इस बाबत की यहाँ पर दूसरी महाशक्तियां रख रही हैं, खतरा तो हो सकता है ना, उसे भाप कर अगर कर रहा है रूस तो फिर क्या गलत कर रहा है? सुशील जी। आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी जी। अच्छा देखिए रितु जी, अगर ये सर बात कर रहे थे भी साहिर साहब, न्यूक्लियर इज अ डेटरेंस एंड इट रिजल्ट्स इनटू म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर हम बात करते हैं कि यूएसए और रशिया के बीच में कल को लड़ाई हो जाती है, जब न्यूक्लियर बम आ जाता है, तो अभी तो न्यूक्लियर बम से भी हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। दुनिया का जो सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बम है वो रशिया के पास है। सो दैट सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और शायद आएगी भी नहीं, because there are other means of solving it. About the projection of a nation, तो सारे देश चाहते हैं कि मैं जो है दुनिया में मैं सुपर पावर रहूं। चाइना भी ये चाहता है, रशिया ये चाहता था, बट उसके लिए आपको कैपेबिलिटी डेवलप करने पड़ेंगे, और ये आपको मिलिट्री और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से आपको सक्षम होना पड़ेगा। इस समय अगर हम रशिया की इकोनॉमी की बात करें तो दैट इज इन द डॉल्ड्रम। चाइना का जो है उसको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये युद्ध कुछ और लंबा चलता रहा तो रिसेशन जब आ जाएगा तो चाइना चाहे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर ले, देयर विल बी नो बायर्स। तो चाइना उस तरीके से घबराया हुआ है कि हम क्या करेंगे। अमेरिका जो है वो अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए, टू सेफगार्ड दैट इमेज ऑफ ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, वो भी इसको सॉर्ट आउट करने में नहीं इंटरेस्टेड है इस समय, जब तक उनको कोई टेंजिबल एश्योरेंस ईरान से नहीं मिलेगी जिसको दे कैन प्रोजेक्ट इट एज ए विनिंग सिचुएशन। तो थिंग्स आर प्रीटी बैड, और ये कंट्रीज लगे रहेंगी। यू कॉल इट ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जब हम ट्राइब से स्टेज में पहुंचे पर ये अंधी दौड़ तो नहीं है क्या सर? ये न्यूक्लियर तौर पर हथियारों के लिए एक अंधी दौड़ नहीं है क्या? एक देश सामने आता है, दूसरा देश उसके काउंटर में एक रेडी कर देता है, तो ये तो अंधी दौड़ है जिसमें दुनिया को, इंसानियत को बड़े खतरे के साए में रखा जा रहा है। व्हाट इफ की ऐसी कंडीशन आ जाए कि इस्तेमाल भी हो जाए फिर? देखिए रितु जी, वो यूटोपिया की जब हम बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज व्हेन यू आर पावरफुल you got to be responsible also. You got to cater for the humanity. You got to take care of your international laws and the regulations and clauses which are there. अभी अमेरिका ने क्या, अब यूएन की बात कर रही थी, यूएन क्या करेगा? अमेरिका ने एक बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है, उसके अंदर 60 कंट्रीज डाली हुई हैं, उनसे पैसे लेके उनको मेंबरशिप दे रहा है। दैट मीन बोर्ड ऑफ पीस कैन गो एनीवेयर टू एनी कंट्री ऑन द नेम ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड डू व्हाटएवर दे फील लाइक। तो जो पुराना कहावत थी ना, ये चीजें कहने में अच्छी लगती हैं, डिस्कशन में अच्छी लगती है, बट बॉटम लाइन इज, पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। और वो जो सिस्टम है अभी भी दुनिया में चल रहा है। अभी इस समय लाठी अमेरिका के पास है, हो सकता है 15 साल वो दो चाइना के पास आ जाए। तो वो बट बफेलो को क्या, आपने भैंस बोला, वो किसकी है? बफेलो हैज टू सफर। मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ। देयर इज ए एडेज, ही सेज व्हेन द टू एलिफेंट्स आर फाइटिंग, two elephants, very mighty, animals, when they're fighting, the grass get crushed. तो ग्रास की जगह आप लोग देख लीजिए, ह्यूमैनिटी देख लीजिए, ये लोग तो नहीं रुकेंगे। आपने बहुत अच्छा मेटाफर यूज किया है यहाँ पे, कंपैरिजन भी आपने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है। करोड़ी सर से एक बार जान लेते हैं सर, इस पे चीन क्या रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एक तिगड़ी चीन भी है, एक तिगड़ी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर आपको चाइना को लेना ही होगा। जैसे कि अभी सुशील सर ने भी बोला कि वो जितना चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर ले, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे, रिसेशन का दौर होगा, तो कहाँ से उन जो मैन्युफैक्चरिंग को इस्तेमाल में लाया जाएगा, या उन्हें उनके बायर्स कहाँ से आएंगे?
देखिए, पहले तो मैं आशीष सर के मामले में आधा मिनट बोल देता हूँ। देखिए, अमेरिका में जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो लॉबिंग का मामला है, दूसरा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और अमेरिका से रिलेशन सुधारने के लिए, अच्छे रिलेशन रखने के लिए, अब फेवर में अमेरिकन पॉलिसी बनवाने के लिए दुनिया का हर देश अमेरिकन एजेंसी को हायर करता है अमेरिका में कि वो उसके लिए अमेरिकन पॉलिसीज को फेवरेबल बनाने की कोशिश करे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है जहां मैक्सिमम उनके हथियार बिके, लेकिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करता कि जिससे जो सुपर पावर है वो आपस में कन्फ्रंटेशन में आए। तो और जहां तक स्पेंडिंग का सवाल है, 2024 में दुनिया का मिलिट्री स्पेंडिंग 2.4 ट्रिलियन था, जो 2025 में बढ़कर 2.9 ट्रिलियन के करीब हो गया है। तो जो डिफेंस पे और मिलिट्री पे खर्चा हो रहा है, वो निश्चित रूप से अगर उसका 25% भी अगर डेवलपमेंट की तरफ जाए तो दुनिया की जो अंडर डेवलपमेंट की समस्याएं हैं वो पूरी हो सकती हैं दूर। लेकिन वो एक लगता है मुझे आज की स्थिति में एक आइडियलिस्टिक पोजीशन है। आपने चाइना के बारे में कहा, देखिए आज भी दुनिया में चाइना एक ऐसा देश है कि दुनिया को कंज्यूमर आइटम्स की जो नीड है दुनिया के देशों की, लोगों की, उसको फुलफिल करता है। इवन अमेरिका की कंज्यूमर नीड्स है, उनको भी चाइना फुलफिल करता है। अफ्रीका, एशिया में तो करता ही है। कोई दूसरा देश अमेरिका नहीं कर सकता, उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग बेस अमेरिका का नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, मिलिट्राइजेशन में है, हाई टेक में है, लेकिन इसमें नहीं है। तो चाइना एक तो बहुत बड़ी सेवा का, अगर आज चाइना का मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन बंद हो जाए तो दुनिया में कंज्यूमर्स के लिए समस्या हो जाएगी। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अल्टीमेटली हो तो वही रहा है। आपने कहा कि ये खपत की प्रॉब्लम हो जाएगी, डिमांड और सप्लाई चेन दोनों क्रैश हो जाएगी, लेकिन हो तो वही रहा ना। एक्चुअल सिचुएशन तो यही है। आप अपने देश की बात देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, ईंधन की खपत को कम करने के लिए आदेश देने पड़ रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, आप डीजल पेट्रोल को कम से कम इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करिए, सोना चांदी मत खरीदिए। अब ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बेशक से अभी अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये बड़े खतरे को भी तो दिखा रहा है ना कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी तस्वीर, उसका दंश हम लोग भी झेल सकते हैं। तो ये बड़ी तस्वीर चीन के लिए भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग आप कर दीजिए, लेकिन आप डिमांड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सप्लाई तो क्रैश होगा ही ना। सप्लाई आप बना दीजिए, मैन्युफैक्चर कर दीजिए अरबों खरबों टन, लेकिन उसे खपत कौन करेगा फिर? केवल ऐसा नहीं है कि ऋतु जो लोग खरीदेंगे नहीं, उसके दूसरा है कि इन्फ्लेशन की प्राइस भी बढ़ रही है साथ साथ। और अमेरिका में पिछले 3 साल से जो हाईएस्ट लेवल में आज इन्फ्लेशन चल रहा है, तो जिस तरह की प्राइस बढ़ रही है और उसकी वजह से ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, उसी तरह से दूसरे देशों में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का वार है, वो केवल उनका 3 का वार नहीं है या वेस्ट एशिया का नहीं है, पूरी दुनिया का सप्लाई चेन है, दुनिया का कंजम्पशन पैटर्न है, वो सब कुछ बदलता रहा है। और वो बदल इसलिए रहा है कि जैसे आपने बताया कि भारत में हम एनर्जी कम कंजम्पशन की बात करते हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, तो जब मजबूरी आती है तो कोई आवश्यकता होती है तो नए रास्ते ढूंढे जाते हैं, और वही रास्ते हम ढूंढने की कर रहे हैं कि ये अगर संकट आता है तो संकट से हम किस तरीके से बचेंगे, किस रास्ते जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर हम देखें किस तरह से रास्ते ढूंढते हैं, पिछली सदी में 2 चीजें बहुत पॉपुलर थी। मेरा थोड़ा सा कॉल अलग है करोड़ी सर, आप डेफिनेटली ठीक बोल रहे होंगे। हो सकता है कि मैं ही एग्जैगरेट कर रही हूँ, लेकिन तस्वीर अभी भारत जैसे देश जो कि टैरिफ नहीं झेला, जिसने टैरिफ, अगर इंक्रीज टैरिफ भारत पर लगाए गए उसको भी काउंटर किया, अब यहाँ पर उसका अगर इस तरीके से असर हो रहा है कि सोचना पड़ रहा है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या रखा जाए, तो दिस इज द कंसर्न ऑफ द टाइम। ये अभी बात करनी होगी इस पर, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आशीष साय सर, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नॉर्थ कोरिया इसे कैसे देख रहा है? अभी नॉर्थ कोरिया के लिए भी एक जो रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया भी तिलमिलाया होगा कि वहां जा रहा था जहाज, वहां पे जाने से पहले समुद्र में डुबो दिया। एंड प्लस इन्फ्लेशन के इस टॉपिक पर भी जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।
ऋतु, नॉर्थ कोरिया को मैं रोग स्टेट मानता हूं. इट्स अ रोग स्टेट विद अ मेंटली अपसेट लीडर. किम पैरानॉइड है अपनी मौत को लेके, अपनी डायनेस्टी को लेके. आपको पता होगा पिछले हफ्ते उन्होंने अपने यहाँ एक संसद में पारित कर दिया है कि उनके ऊपर, उनके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पे अगर कोई हमला होता है तो ऑटोमेटिक रिस्पांस विद अ न्यूक्लियर स्ट्राइक किया जाएगा. हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये उनके यहाँ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग पहले भी रही होगी, लेकिन इतना आयरन कर्टन है उस देश के बीच में और दुनिया के बीच में कि आपको पता नहीं चलता है. तो अब उन्होंने अपनी संसद में ये पारित कर दिया कि अगर, और कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है न्यूक्लियर, ओनली विद किम जोंग. तो वो पैरानॉइड है. उनके यहाँ आज से बहुत पहले से एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का डेवलपमेंट करते रहते हैं. उनकी अगर आप मिलिट्री परेड्स देखें तो पूरा, मुझे तो वो पूरा नेशन रोबोटाइज दिखता है. दे आर ओनली सोल्जर्स हु आर रोबोटाइज्ड. उनकी थिंकिंग, उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वगैरह नहीं है. उनको शुरू से गन पॉइंट पे बड़ा किया जाता है, ओनली टू फाइट वॉर्स. और ये जो उनके किम जोंग या उनके पिताजी थे और अब उनकी सिस्टर एंड उनकी फैमिली मेंबर्स एक लीनेज बनाकर रखना चाहते हैं. और इसीलिए दुनिया को एक ऐसा वो धमकी दे डाला है कि कोई भी उनके कमांड एंड कंट्रोल न्यूक्लियर पे अटैक करेगा तो उसका ऑटोमेटिक रिस्पांस होगा न्यूक्लियर. ईरान के मर्डर से और आशीष सर, ये परमाणु तौर पर एक बड़े खतरे को भी दर्शाता है कि हो सकता है कि एक नेगेटिव या एक कंफ्यूज स्टेट अगर किसी को भी कन्वे किया जाए, किसी ऐसे देश को जो कि नॉर्थ कोरिया जैसी तस्वीर रख रहा हो, तो ये डिजास्टरस हो सकता है और आगे डेंजरस भी इसे कह सकते हैं. बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही कनेक्ट होने के लिए और कीमती वक्त देते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने का. और इसी के साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है. इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है. इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर. इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार. इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित.